नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं संजय। सबसे पहले देख लेते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 की स्थिति पर लेंगे 17वीं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अनलॉक के बीच सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का प्रयोग करने की अपील। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के शुभारंभ अवसर पर सरकार द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों की दी जानकारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल के जरिए अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की मिलेगी जिलावार और कार्यवार संबंधी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए करेंगे देशवासियों से संवाद। इसके लिए पीएम ने पिछले दिनों लोगं से सुझाव देने का किया था आग्रह। कोरोना से सहित समसामयिक विषयों पर रखेंगे अपनी बात। प्रदेश में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में मिले 203 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या हुई 12,798। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 546। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। और मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग के गठन के आदेश किए गए जारी। 2 वर्ष का होगा आयोग का कार्यकाल। सीएम ने कहा, प्रत्येक प्रवासी और श्रमिक के कल्याण और विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। इसमें कोविड-19 की ताज़ा स्थिति और इससे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मंत्रिमंडल समूह को अधिकार प्राप्त 11 दलों को सौंपे गए कार्यों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसमें देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया जाएगा। मंत्री समूह कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट कार्य नीति और प्रबंधन पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेगा। बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भाग ले रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसमें उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया है। 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों, पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। डेयरी से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले समय में इससे गांवों में लगभग 35 लाख नए रोजगार तैयार होंगे।
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी का आह्वान किया कि अनलॉक के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए एहतियातों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किए गए अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है, बल्कि हमें पहले से अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी और लोगों को इस योजना से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने मूल गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 20 जून को रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अगले 4 महीने में 6 राज्यों के 116 जिलों में इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 116 जिलों के सभी नोडल अधिकारियों के एक डिजिटल कार्यक्रम में पोर्टल को लॉन्च किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोगों को कार्यक्रम के जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही ये पोर्टल इसके तहत किए जा रहे कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून यानी कल रविवार को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा। प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखा जाता है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखते हैं। इस बार के मन की बात में प्रधानमंत्री आपातकाल की बरसी, कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति, मानसून सहित अन्य सामयिक विषयों पर लोगों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए पिछले दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों से सुझाव मांगे थे। इसके लिए प्रधानमंत्री को अनेक लोगों के सुझाव और संदेश प्राप्त हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की बुक टिकट कैंसिल करने का निर्णय लिया है। 12 अगस्त तक सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चलेंगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की नियमित सेवा 12 अगस्त तक रद्द की जाती है। रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की यात्रा के लिए नियमित समय निर्धारित ट्रेन के लिए बुक किए गए सभी टिकट भी रद्द कर दिए गए हैं और पूरा किराया वापस किया जाएगा। रेलवे ने कहा है कि सभी विशेष राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जिनका संचालन 12 मई और 1 जून से शुरू किया गया है, उनका परिचालन जारी रहेगा। इससे पहले 15 मई को एक अधिसूचना में रेलवे ने 30 जून 2020 तक यात्रा के लिए निर्धारित सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया था और टिकट वापस करने का फैसला किया था। मंगलवार को रेलवे ने 14 अप्रैल को या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने की घोषणा की थी और कहा था कि वो जल्दी ही उन टिकटों के लिए धन वापसी शुरू करेगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रेलवे ट्रेनें रद्द कर चुका है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई हैं जो कि आगे भी चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 203 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 4 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होकर अपने घर लौटने वालों की संख्या 185 रही। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 31, इंदौर में 36, मुरैना में 36, भिंड में 13, सागर में 11 कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में नए संक्रमितों के आंकड़े जोड़ने के बाद कुल पॉजिटिव मामले 12,798 हो गए हैं। कुल मौतों की बात की जाए तो कोरोना से 546 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 214, भोपाल में 94, उज्जैन में 69, खंडवा में 17, जबलपुर में
14, देवास में 10, सागर में 20, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 14 मौतें हुई हैं। संक्रमितों के मामलों में इंदौर 4,543 संक्रमित केसेस के साथ सबसे आगे है। वहीं भोपाल में 2,664 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिले हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राज्य में 1,091 कंटेनमेंट जोन हैं। कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9,804 है। वहीं एक्टिव केस फिलहाल 2,448 हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना का संक्रमण है। राहत की खबर, वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से कम है। भोपाल में आज सुबह आए कोरोना सैंपल्स की रिपोर्ट में से 40 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सभी 40 लोगों में से कुछ अस्पताल में ही भर्ती थे, बाकी को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इन सभी की अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। शहर में अब तक संक्रमितों की संख्या 2,700 के करीब पहुंच गई है, जिसमें से अब तक करीब 2,000 लोग इस संक्रमण को मात भी दे चुके हैं। आज भी करीब 15 लोग अस्पताल से रवाना हुए। शहर में एक्टिव केस फिलहाल 600 के करीब हैं। 94 लोग अब तक इस वायरस से भोपाल में अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1,202 थी। कल 1,248 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 80,090 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से अब तक 4,575 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 218 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कुल 30 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,397 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब 960 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स से 4,405 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 74.25% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.76% है। खंडवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 298 तक पहुंच गई है। खंडवा में शुक्रवार को प्राप्त रिपोर्ट में 6 कोरोना के संक्रमित पाए गए। इसमें खंडवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 298 तक पहुंच गई है। अभी तक 263 कोरोना सर्वाइवर को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिले में फिलहाल कोरोना पीड़ित 18 एक्टिव केसेस हैं। जिले में अब तक कोरोना से 17 की मौत हो चुकी है। खंडवा कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना मामलों में वृद्धि पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। खंडवा में कोरोना की वृद्धि दर नियंत्रण में है और रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। वर्तमान में खंडवा में अभी तक 298 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 298 पॉजिटिव मरीजों में डिस्चार्ज जो मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, जो करीब 90% रिकवर होकर घर गए हैं। और बचे हुए जो मरीज़ हैं करीब उनकी संख्या 18 है। इनमें से 3 अन्य जिलों में भर्ती हैं, अन्य हॉस्पिटलों में, इंदौर में, और बाकी जो हैं वो खंडवा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। और जो केसेस में है वो वृद्धि नहीं है, बल्कि हम और प्रोएक्टिवली केसेस को एग्जामिन कर रहे हैं, उनको टेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण से वर्तमान के दिनों में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी रेट हमारा कम हुआ है। पहले जो पॉजिटिविटी रेट खंडवा का करीब 8% हुआ करता था, अभी वह पिछले 1 महीने में घट के 2.5% हो गया है। और जो मरीजों की संख्या है वो पिछले 1 महीने में लगभग 45-46 आई है। तो मई में जो 202 संख्या थी वो अब घट के पिछले महीने में 45 रह गई है। और मरीजों में अभी जो हाल ही में पिछले 2 दिनों में 5 और 6 मरीज आए हैं, ये क्योंकि हमने एक नया सिस्टम लागू कर दिया जिसमें हम फार्मेसी, पैथोलॉजी और जितने भी हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनका अधिक से अधिक उनके द्वारा जो लोगों का परीक्षण किया जा रहा है उनकी जानकारी लेके अपनी सर्वे टीम भेज रहे हैं और जहां आवश्यक है वहां सैंपल करवा रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से है। प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना को लेकर प्रभावी तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में कोरोना को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बारे में जिला कलेक्टर भारत यादव ने जानकारी दी। साथ ही भारत यादव ने रविवार को रखे जाने वाले जनता बंद को लेकर भी लोगों से आग्रह किया।
बाकी जो हमारी ICMR की लैब है, मेडिकल कॉलेज की है, उसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और 20-25 दिन में इनकी क्षमता को डबल करने का प्रोसेस है। अभी करीब 550 की क्षमता है ICMR, मेडिकल कॉलेज और ट्रू नॉट मिला के, जिसको अगले 15 दिन में 1100 तक किया जाएगा और भी उसको बढ़ाया जाएगा। उस हिसाब से मशीनों पे ऑर्डर हो गए हैं और उस पर काम चल रहा है। अगले रविवार को फिर से विराम रखा गया है, जैसे पिछली बार रविवार को रखा गया था, उसके आदेश जारी कर दिए हैं। और मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, आवश्यक सेवाएं, अस्पताल सेवा, चिकित्सा सेवा या ट्रेन से किसी को जाना है या हेल्थ इमरजेंसी है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ बंद रहेगा। आप सबसे आग्रह है कि जैसा आपने पिछले रविवार को सहयोग किया वैसे ही सहयोग करें इस विराम में। हमें लगातार रोको टोको अभियान चलाना है। टीम हमारी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है, जुर्माना लगा रही है और आप सब भी रोको टोको अभियान में सहयोग कर रहे हैं। रोकिए टोकिए, मास्क सब लोग लगाएं, सही से मास्क लगाएं और अनावश्यक होने पे घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, आवश्यक होने पे ही निकलें। रात्रि कर्फ्यू का ध्यान रखें, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। जो हाई रिस्क लोग हैं, 65 वर्ष से ऊपर के, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे, बीमार व्यक्ति, ये अति आवश्यक होने पे ही, हेल्थ इमरजेंसी होने पे ही बाहर आएँ, नहीं तो नहीं आए। इसी तरह से आप लोग सहयोग करें। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सिवनी में कृषि, मनरेगा, पेयजल सहित गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा करने के लिए एक बैठक ली। सिवनी पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक की, जिसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। बैठक में सिवनी बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन, सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। देर शाम तक चली इस बैठक में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अधिकारी और कर्मचारियों को आगामी बारिश को देखते हुए कृषि, मनरेगा, पेयजल, खाद एवं बीज की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गरीब कल्याण योजना में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा। एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा मनरेगा और तीसरा वाटर सप्लाई। नई स्कीम है, नल और जल की योजनाएं आई हैं। इन तीनों विषयों को लेकर, चूँकि बारिश के बाद फिर हमारे लिए थोड़ी कठिनाई होगी, तो इसीलिए आज जिन परिस्थितियों में हम यहाँ पर हैं, तो इसके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त करना और जो आवश्यक है, अभी जैसे खाद बीज की ज़रूरत है किसानों के लिए, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। तो उसकी क्या आवश्यकता, कितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। और इसलिए हम 3 विषयों को ही प्राथमिकता दे करके इसकी बैठक करने की। देखिए, गरीब कल्याण का क्रियान्वयन का अभी कलेक्टर साहब गए हैं BC में, अब नया अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। जितने इस प्रकार के लोग हैं, हमारी एडजस्टिंग स्कीम है, जिले के अंदर हमारी प्रायोरिटी क्या क्या हो सकती है, उसको ध्यान में रख करके उसकी एक प्लानिंग करने का तय हुआ है। और इसीलिए अब इसका प्रारूप सामने आने वाला है और उसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए इसका तो गांव की दृष्टि से लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को काम पे लगाना, ये इसकी प्रायोरिटी है। परंतु जितने उसके अंदर जो विभाग आने वाले हैं, उन विभागों में एडजस्टिंग स्कीम को कैसे और हम प्रमोट कर सकते हैं, इस प्रकार की योजना के बारे में ये सारा गरीब कल्याण योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट काल में प्रदेश लौटे हमारे मजदूर भाई बहन को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने और उनके परिवार के कल्याण और विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। हम प्रदेश में ही उनकी आजीविका इतनी सुगम बनाएंगे कि उन्हें आजीविका के लिए दोबारा अन्य राज्यों में जाने की जरूरत ही न पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुसार श्रम विभाग द्वारा शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। आयोग का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। राज्य शासन ने आयोग के कर्तव्य और उद्देश्य भी निर्धारित किए हैं।
आयोग को राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करना होंगी। आयोग सदस्यों से अथवा अन्य व्यक्तियों, संगठनों, विभागों, मंडलों आदि से आवश्यक परामर्श करते हुए राज्य शासन को अपने सुझाव, अनुशंसाएं और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन और प्रवासी श्रमिक तथा उनके परिवार के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिए प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है। इसी के साथ आयोग प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार को राज्य की प्रचलित सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्रदान करने की तथा प्रवासी श्रमिकों के हित में कोई अन्य अनुशंसा कर सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए हर आवश्यक इंतजाम तुरंत कर लिए जाएं। जिला आपदा प्रबंधन समितियों की बैठकें आयोजित कर जिलावार पुख्ता आपदा प्रबंधन योजना भी बना ली जाए। वर्षा जनित बीमारियों से बचाव और इलाज की सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। वर्तमान समय में कोविड का संकट होने के कारण विशेष सावधानी और सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां सभी सुरक्षात्मक उपाय कर लिए जाएं। जिले के बड़े बांधों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में स्थित जलाशय और जल निकास नालियों की सफाई, तालाबों, नालों, बांधों का निरीक्षण कर बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण जैसे मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रस्सियों आदि की व्यवस्था हो। गोताखोरों का इंतजाम कर लिया जाए। खोज एवं बचाव दलों का प्रशिक्षण पूर्ण कराएं। प्रत्येक जिले में बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष गठित किया जाए जो कि 24 घंटे कार्यरत रहे और वहां बाढ़ से बचाव एवं राहत संबंधी पूरी जानकारी हो तथा सहायता के लिए कॉल आने पर तुरंत दल रवाना किया जाए। बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में राहत शिविरों के लिए स्थान चिन्हित कर लिए जाएं और वहां बाढ़ राहत की सारी व्यवस्थाएं हों। यदि कोई क्वारंटीन शिविर बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्र में हो तो सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करें। ऐसे क्षेत्रों में राहत शिविरों को लगाते समय शारीरिक दूरी और कोविड की दृष्टि से सभी आवश्यक सावधानियां रखी जाएं। वर्षा जनित बीमारियों जैसे हैजा, मलेरिया, डायरिया, डेंगू आदि से बचाव और उपचार के सारे इंतजाम कर लिए जाएं। निरंतर साफ सफाई और संक्रमण न हो ऐसा वातावरण बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस महकमे में शीघ्र ही 4269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आर्मी की तर्ज पर पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारी पूरी सजगता और तत्परता से काम करें। साइबर क्राइम कंट्रोलिंग टेक्निक को उन्नत बनाया जाए और सोशल मीडिया सेल को सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में आरक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाए। साथ ही विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाए। पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव बनाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के उपचार के लिए चिंता करते हुए पीपीपी मोड सर्व सुविधायुक्त पुलिस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्मी की तरह पुलिस हॉस्पिटल में आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक अपना उपचार करा सकेंगे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पुलिस हॉस्पिटल निर्माण में वरिष्ठ स्तर पर जो भी आवश्यकता होगी उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके निर्माण से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उपचार के लिए सहज सुलभ सुविधा प्राप्त हो जाएगी। साइबर क्राइम कंट्रोलिंग टेक्निक को उन्नत करेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने अपराधों के बदलते तौर तरीकों से निपटने के लिए तकनीक को और भी उन्नत करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोलिंग टेक्निक और सोशल मीडिया सेल को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यदि पूर्व से प्रक्रिया प्रचलन में है तो उसकी प्रगति से शीघ्र अवगत कराया जाए। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान के लिए पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर वित्त विभाग से चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर स्थिति प्रभावित हुई है, वहीं मध्य प्रदेश के महिला स्वसहायता समूह आत्मनिर्भरता और सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। देखिए शिवपुरी जिले से हमारी ये रिपोर्ट। आज जहां पूरी दुनिया और भारत कोरोना संक्रमण से प्रभावित है, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है।
ऐसे में गांव-गांव तक महिलाओं को सशक्त बनाने चल रहे स्व सहायता समूह ने अपना बड़ा योगदान देना शुरू कर दिया है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की महिला निराशा राजपूत ने आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने में सशक्त भूमिका निभाई है। निराशा अपने गांव में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के समूह को खुद के उद्यम खोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। निराशा ने अपनी ही तरह की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण से जोड़कर छोटे छोटे उद्यम खुलवाकर उन्हें रोजगार दिलाया। शिवपुरी जिले के पिछोर में इस समय 800 से ज्यादा छोटे बड़े उद्यम संचालित हैं, जिनमें कई महिलाएं साड़ी बेचने का काम, जनरल स्टोर, फोटोकॉपी व कंप्यूटर सेंटर आदि संचालित कर रोजगार पा रही हैं। एक महिला इस तरह से 5 से 10 हजार तक कमा रही है। इसके अलावा निराशा खुद 10 से 15 हजार रुपए कमा लेती है। जो इच्छुक उद्यमी है हमारे, जिनको व्यापार करना है, उनके लिए हम उनके एसएचजी में जाते हैं। उसके बाद जिस महिला या महिला के परिवार वालों को व्यापार करना होता है, उनका बिजनेस प्लान बनाते हैं, वायबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद उन्हें उद्यम शुरू करवाते हैं। इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। जो भी मतलब इससे जुड़ के मैंने जो काम किया है अपने, अगर मैं आजीविका मिशन में नहीं होती तो मैं इस परियोजना में भी काम नहीं कर रही होती, और ना ही ये दुकानें जो हमने खुलवाई हैं वो खुलवा पाते। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे व्यापार है वैसे रुपए कमा रहे हैं, कोई 10,000, कोई 7,000, कोई 8,000। छोटे छोटे हैं, जिसके बड़े हैं वैसे रुपए कमाते हैं वो। कोरोना के समय में शहर से आवागमन टूट गया था, तो जो हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं, हमारे गांव के लोगों ने उन्हीं से सामान खरीद कर अपनी जरूरत पूरी की हैं। निराशा दीदी ने इस धंधा पकड़ाया, इस धंधा करने लगा साड़ी के। खूब बढ़िया लाभ हो रही है। 25,000 लोन लिए, 15,000 चुका दिए, 10,000 बाकी है। हर महीने में कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 3,000 कम जाता है और पूरी खड़ी आती है। 25,000 लिया था, 15 भर दिया और शेष बचा 10,000। मैंने एक लोन निकाली थी, सीआरपी दीदी है निराशा, मैंने निकलवाई थी। हमने किस्त भरी महीनावार। अब धंधो करा थे सर, अब दुकान रख ली, अब समूह में जुड़ गए थे सर, दुकान चलाते। हमने लेडीज रखी पूरी, और फिर थोड़ा सा किराने का डाल ले, सामान चूड़ी, कंकन, बिंदी, मनिहारी, कोई पूरा सामान, फुल पाउडर। मेरे समूह का नाम भोलेनाथ है और मैं भी निराशा दीदी के साथ काम करती हूँ। मेरे पास 4 गांव हैं, जिसमें हमने भी 50 लोगों को लोन दिया है, मतलब छोटे छोटे बिजनेस खुलवाए हैं। हाँ, इसमें निराशा दीदी हम लोग सब लोगों का सपोर्ट रहता है। समूह में, जैसे समूह में हम ओरिएंटेशन करते हैं ना, तो समूह में अगर एक महिला किसी को लोन दिया, उस प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद दूसरी महिला को भी लगता है कि हम भी मतलब इसमें काम करें, तो इस तरीके से महिलाओं को प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हमने गांव से जो लोकल महिलाएं हैं उनको सिलेक्ट किया था सीआरपीपी पद के लिए। उसके बाद उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद इनको फील्ड पे उतारा गया, जिसमें कि ये लोग सबसे पहले जाके समूह को बताते हैं कि परियोजना का उद्देश्य क्या है, जिसमें ये छोटे मतलब नए व्यापार को खुलवा सकते हैं और मौजूदा व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें इनको लोन मिलता है और उसको वापस लौटाना रहता है। ये सीआरपीपी का काम करती हैं, तो ये गांव-गांव में जाके जिनको भी उद्यम शुरू करना है या उनको बढ़ाना है, तो ये जाके उनको प्रेरित करती हैं। अगर किसी को मार्केट की ज़रूरत है या किसी को कच्चा माल लाने की ज़रूरत है, तो ये बताती हैं कि कहाँ से जाके आप कच्चा माल ले सकती हैं, या किसी व्यापारी के साथ उनसे बातचीत करवा के कि आप अपना सामान अगर बेचना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, तो ये जाके उनको ये सब बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर योजना है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि शिवपुरी जिले में पिछोर ब्लॉक को एसबीपी योजना के अंतर्गत लिया गया था। एसबीपी का मतलब है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और इसमें ऐसी महिलाएं जो कुछ काम करना चाहती हैं, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। और इसमें निराशा और उनके साथी जैसे 15 और सीआरपी हैं जो काम कर रही हैं, और ये गाँव में जाती हैं, समूह के सदस्यों से बात करती हैं, और जिन लोगों को कोई बेरोजगार कोई काम धंधा करना चाहती हैं तो उसमें काम धंधा स्थापित कराती हैं, उनका बिजनेस प्लान बनाती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, उनको मार्केट से जोड़ती हैं। और ऐसे करीब हमारे इन लोगों ने 800 लोगों को अभी तक जोड़ लिया। और पिछोर जैसे एक पिछड़ा एरिया है जहाँ पे लोगों के पास काम नहीं रहता है, और उससे आज 4 से 5 हज़ार रुपये महिलाएं कमा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि जो लोग इन्होंने लोन लिया है उसकी जो रिकवरी है वो 95% है, मतलब हर महीने वो अपनी किस्तें वापस करती हैं। और यदि यही काम हम लोग बैंक से करते तो बैंक में बहुत समय लगता है,
लेकिन ये जाती हैं, प्रपोजल तैयार करती हैं, अपनी बीआरसी की मीटिंग करती हैं और उसमें प्रपोजल की वायबिलिटी को देख के लोन सैंक्शन कर देती हैं और काम चालू हो जाता है। छोटे से गांव रूपेपुर की निराशा राजपूत आज देश की उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घर बैठे न केवल आत्मनिर्भर होना चाहती हैं बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान दे रही हैं। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। दर्शकों, हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक संदेश में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार निर्धारित मानकों से कमतर स्तर के वेंटिलेटर खरीद रही है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने जब इस मैसेज की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि इस तरह का दावा पूरी तरह से निराधार है। सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले वेंटिलेटर का अनुमोदन निर्धारित तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है। इन्हें लेने से पूर्व कमेटी द्वारा इन वेंटिलेटर का क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। इसके बाद ही किसी वेंटिलेटर को खरीदा जाता है। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा न करें। आप ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। अगली खबर कटनी से है। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के कटनी जिले में नशा निवारण दिवस के अवसर पर मादक पदार्थों, द्रव्यों और नशीली दवाओं तथा अन्य नशा सेवन के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम और नशा सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से युवाओं और छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिले के उप संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आयोजन या समारोह किया जाना संभव नहीं है। साथ ही सभाओं आदि के आयोजन पर भी प्रतिबंध है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिले के सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय तिलक महाविद्यालय की प्राध्यापक चित्रा प्रभात ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति, कोविड-19 विषयांतर्गत तात्कालिक भाषण, स्पीच प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई गई है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग और छात्र छात्राओं का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति निवारण दिवस के अवसर पर राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूँकि अभी कोविड-19 का प्रकोप है, अतः ऑनलाइन ही सारी प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिता, स्पीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। खासकर से युवा वर्ग को यह संदेश दिया गया कॉलेज के प्रोफेसर्स के माध्यम से भी ऑनलाइन से कि वो नशा से कैसे खुद भी बचे और समाज में भी इस बात का अलख जगाएं कि अन्य लोग भी नशे का सेवन न करें। आपको नशा करना है तो आप नशा राष्ट्र का करिए, राष्ट्रभक्ति का करिए, देशभक्ति का करिए, समाज का करिए, लेकिन इन बुराइयों में आप न लिप्त हुए। क्योंकि कोई भी बुराई यदि जन्म लेती है तो उससे परिवार नष्ट होता है, कुल नष्ट होता है, ग्राम नष्ट होता है, समाज नष्ट होता है। और लास्ट में मैं कहूँगी कि आज के समय में नशा जो निःशब्द होता जा रहा है और ख़ास तौर से बच्चे से लेके बूढ़े सभी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सभी को कहना है कि नशा जो है, नशा ना करना, मान लो कहना, समझो मेरे भाई, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सभी को ऐसा चाहिए कि हम केवल एक महज औपचारिकता वाला दिन न मान करके इसको हमें संकल्प के रूप में लेना है कि हम क्या करेंगे कि आज के बाद ना तो कभी नशा करेंगे, ना ही किसी को नशा करने देंगे। लड़ झगड़ के नहीं मनाना है, हमको उनको परसुएड करना है, उनको मनाना है, उनको समझाना है कि ये हमारे लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए और मानव समाज के लिए, सबके लिए ये क्या है, एक गंभीर बीमारी है, गंभीर खतरा है। अतः हमें इससे बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है और मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में जमकर बारिश हो रही है। कई ज़िलों में बाढ़ की स्थिति भी है और इसी मुद्दे पर यानी मौसम के मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक जैन। दीपक, बताएं कि मध्य प्रदेश के मौसम की स्थिति क्या है और आने वाले समय में मौसम विभाग क्या अनुमान लगा रहा है बारिश को लेकर?
देखिए संजय, जिस तरीके से अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मानसून पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि मानसून जो है वो प्रदेश में दस्तक देगा और पूरे सभी संभागों को उस पे अपनी चपेट में लेगा। तो ऐसे में अगर देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ सभी अन्य संभाग जो हैं वहां पर तेज बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद और भोपाल संभाग जो है ये ऐसे संभाग हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में काफी ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। कल की राजधानी भोपाल की ही अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो एक कहते हैं जिसको मात्रा जो बारिश की है वो 3 गुना तक रही है। मतलब ये मान सकते हैं कि अगर जिस सामान्य बारिश की हम बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा तक रही। तो ऐसे में अब ये जो अगले 48 घंटे यानी कि 29 और 30 जून को लेकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो रीवा, चंबल, ग्वालियर संभाग जो है, इसके अलावा शहडोल संभाग है, होशंगाबाद संभाग है, जबलपुर संभाग है। इन संभागों में मौसम केंद्र ने जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। भारी से भारी बारिश जो है इन क्षेत्रों में हो सकती है। लोगों से काफी ज्यादा एहतियात रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों से घटनाएं जो सामने आ रही हैं या अन्य प्रदेशों की जो घटनाओं की बात की जाए, चाहे बिजली और चमक के साथ जो बिजलियां गिरने की जो घटनाएं थी जो उत्तर प्रदेश से सामने आई, ऐसी ही कुछ घटनाओं की जो जानकारी है वो प्रदेश के कुछ अंचलों से आ रही है। ऐसे में अगर विशेष तौर पर मौसम विभाग की बात की जाए तो लोगों से कहा जा रहा है कि बहुत सावधानी इस समय पे बरतें। विशेष तौर पर ऐसी जगहों पर जिस तरीके से कल की जो घटना है कि दीवार जो है वो गिर रही है कई जगहों पर, तो तेज बारिश का जब दौर जो आता है तो उस दौर में काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत लोगों को कही गई है। और चूंकि मानसून सक्रिय हुआ है और ऐसे में आगे जो मानसून है वो अभी और गति पकड़ेगा, तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। दीपक, इस बार जो मानसून की दस्तक हुई है तो उसने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराई है और पूरे मध्य प्रदेश में ही मानसून का असर हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारा राजधानी भोपाल हो या फिर मालवांचल हो या दूसरे इलाके हों। अब आने वाले समय में जबकि बहुत सारे स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी है, ऐसे में नगर निगम या बाकी प्रशासन कौन कौन सी बातों पर ध्यान दे रहा है? खासतौर से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की तरफ से क्या क्या काम किया जा रहा है या नगर निगम अपनी तरफ से क्या क्या काम कर रहा है ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके? देखिए संजय, जिस तरीके से अगर पूरे कोविड संक्रमण के दौर की अगर पूरी बात की जाए तो इस समय पे नगर निगम ने एक बहुत अच्छा प्रयास है। नगर निगम हो या नगर पंचायतें हो या अन्य जो स्थानीय निकाय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था कि सभी नाली और जो नाले थे उनकी सफाई का कार्य जो था वो भी साथ साथ चलता रहा। तो ऐसे में जो पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि जो नालियां भर जाती हैं या नालों से जो बाढ़ की स्थिति बनती है या शहर में जल भराव की स्थिति बनती है, उन सभी पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने की स्थिति जो है वो निकाय जो है उनके द्वारा की गई है। लेकिन अगर विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से कल जिस तरीके की बारिश हुई है और एकदम से जो मानसून को बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है, उसको देखते हुए विशेष तौर पर जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष हैं उनको तैयार किया गया है। एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे कि अगर प्रदेश में किसी भी जिले में बाढ़ की स्थिति बनती है तो न केवल स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अलावा नेशनल का डिजास्टर मैनेजमेंट भी उनको सहायता कर सके। तो इस तरीके की अगर जो स्थितियां हैं वो प्रदेश सरकार लगातार उस पर नजर रखे हुए, क्योंकि अब प्रदेश सरकार के साथ दो स्थितियां बन रही हैं कि एक तो कोरोना संक्रमण से उनको लड़ना है और दूसरी जो यहाँ पर जिस तरीके से मानसून की स्थिति बन रही है और मानसून जिस तरीके से काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 7 सालों में जो मानसून है वो काफी ज्यादा पहली बार यहाँ पर अब 7 सालों बाद सक्रिय इतना तेज नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार बैठकें जो हैं वो भी की जा रही हैं। विशेष तौर पर लोगों से खास तौर पर जो है उनसे सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो अन्य वॉलंटियर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के वॉलंटियर्स होते हैं उन लोगों को भी कि अगर नगर निगम आप बहुत धन्यवाद दीपक, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता दीपक जैन जो बता रहे थे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किए गए हैं या फिर नगर निगम और बाकी संस्थाएं जो काम कर रही हैं ताकि पानी भराव की स्थिति से निपटा जा सके, बाढ़ से निपटा जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पहली से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बकाया परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। साथ ही सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित करने की तैयारी है।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से छाए संशय के बादल अब छट गए हैं। ये साफ हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीएसई ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। रद्द हुए विषयों में छात्रों का मूल्यांकन सीबीएसई की नई मूल्यांकन नीति के तहत होगा। इस मूल्यांकन नीति के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर 15 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकें। 12वीं के बचे हुए विषयों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन माहौल अनुकूल होने के बाद किया जाएगा। जो छात्र अपना प्रदर्शन सुधारना चाहे वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 10वीं के बचे हुए विषयों के लिए कोई वैकल्पिक परीक्षा नहीं होगी। जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सीबीएसई की उस प्रस्ताव को सहमति दी, जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। At the outset, the learned Solicitor General of India made a categorical statement that we agree in principle that it won't be conducive to hold exams for CBSE for the remaining papers in the month of July. So he made the statement categorically saying that the CBSE exams which were to be commenced from 1st of July till 15th of July stands cancelled. Number two, the Solicitor General made this statement also that they are working on some mechanism to award marks for the remaining paper as per the assessment. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी मूल्यांकन नीति के बारे में जानकारी दी है। इस मूल्यांकन नीति के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा दे चुके हैं, उनका मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो छात्र 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दे चुके हैं, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 3 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों के लिए ही परीक्षा दी है, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 2 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12वीं के छात्र जो 1 या 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाए हैं, उनके परिणाम उन विषयों के प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई ने 18 मार्च के बाद होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इन बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था। हालांकि सीबीएसई ने सभी परीक्षाओं के आयोजन के बजाय केवल 29 प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। कई राज्यों ने भी वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता जताई थी। अब सीबीएसई द्वारा परीक्षा रद्द करने के फैसले से छात्र और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है वो बहुत अच्छा है। हम अभी पैंडेमिक सिचुएशन के मिडिल में हैं और ये बेस्ट है कि हम सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम्स को रिजल्ट को जुलाई 15 के अंदर अनाउंस कर देंगे। ये बेस्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कई अभिभावकों ने परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विकास सारथी के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीते कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को भाजपा ने कांग्रेस पर फिर से नए गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन पर नए आरोप लगाए हैं और यह खुलासा किया है कि यूपीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमला बोला है। बीते कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस
कड़ी में शुक्रवार को भाजपा ने कांग्रेस पर फिर से नए गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर नए आरोप लगाए हैं और ये खुलासा किया है कि यूपीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमला बोला है। इस मसले पर जेपी नड्डा ने कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक परिवार की पैसे की भूख से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की इस सामंतवादी राजशाही को अपने फायदे के लिए किए गए इस लूट के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। Money was diverted from the Prime Minister National Relief Fund to the Rajiv Gandhi Foundation. ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। यह राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये परिवार चलाती है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स द फाउंडेशन। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। देश को धोखा देकर पैसा ऐंठते हैं लोगों से और उसको केवल और केवल एक परिवार के निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया और सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए कहा कि भारत के लोग अपनी गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डालते हैं ताकि मुसीबत में लोगों की मदद की जा सके, लेकिन लोगों की गाढ़ी कमाई को एक परिवार द्वारा पोषित एक फाउंडेशन में डालना लोगों के साथ धोखा है। जहां भ्रष्टाचार का नाम आएगा वहां कांग्रेस का नाम होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना कांग्रेस के कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकती है। और आज जिस प्रकार का विषय उजागर हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जिन विषयों पर विश्वास होना चाहिए उन विषयों को दरकिनार करके विश्वास में धोखा दिया है। जनता विश्वास करके पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन देती है और जनता के इसी विश्वास पे विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पीएम राष्ट्रीय राहत कोष के बोर्ड में सोनिया गांधी शामिल थी और राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता भी सोनिया गांधी कर रही थी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संदर्भ में ट्विटर पर डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वर्ष 2007-8 और वर्ष 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने वालों की सूची में पीएम राष्ट्रीय राहत कोष का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि गुरुवार को भी एक खुलासे में भाजपा ने बताया था कि चीन के एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया था। अब ये जानकारी भी भाजपा ने सामने रखी है कि 1991 के बजट में वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे सालाना 20 करोड़ रुपए 5 साल तक दिए जाने थे। भाजपा के इन आरोपों को कांग्रेस ने नकारा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर इस प्रकार के आरोप लगाकर भाजपा मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भले ही बयानबाजी को राजनीतिक जामा पहनाया जाए, लेकिन जिन तथ्यों के आधार पर भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, उन आंकड़ों और तथ्यों पर अभी तक कांग्रेस ने अपनी बात स्पष्ट नहीं की है, जो इन आरोपों को हवा देती है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस पर ज्यादा आक्रामक हो सकती है और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। शरद मिश्र के साथ डीडी न्यूज। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज़ दूरदर्शन पर जाकर समाचारों की लाइव स्ट्रीमिंग दोपहर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और उर्दू बुलेटिन 6:30 पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप डीडी न्यूज़ मध्य प्रदेश के हिंदी और उर्दू समाचारों के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, डीडी न्यूज़ MP1 पर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बंगाल में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के मोदी शासनकाल में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वोत्तर के राज्यों की हमेशा उपेक्षा की। वहीं 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के बारे में सबसे अधिक चिंता की है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2014 में महज 41% घरों में एलपीजी कनेक्शन थे। 6 साल में इनकी संख्या बढ़कर 97% हो गई है। शौचालय बनाया गया, कहां शौचालय कम था? पूर्वी भारत में कम था, बंगाल में कम था। जनधन खाता खुलाया गया, गरीबों के घर में बैंक खाता नहीं था, बैंक खाता खुलाने का काम किया गया। कहां सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो बंगाल जैसे प्रांत में ज्यादा फायदा हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, भारत में 5 लाख माताओं की जान चली जाती थी हर एक साल घरेलू प्रदूषण में। पता नहीं चलता था उस माह को, धुएं के कारण आग जलती थी, फेफड़े खराब हो जाती थी, बच्चे प्रभावित होते थे, घर में रहने वाले बुजुर्ग प्रभावित होते थे। और इसी खबर के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 15 मुख्य खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 की स्थिति पर लेंगे 17वीं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अनलॉक के बीच सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का प्रयोग करने की अपील। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के शुभारंभ अवसर पर सरकार द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों की दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए की उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व की सराहना। कहा, योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर दिया प्रशंसनीय योगदान। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल के जरिए अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की मिलेगी जिलावार और कार्यवार समग्र जानकारी। प्रदेश में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में मिले 203 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या हुई 12,799। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 546। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग के गठन के आदेश किए गए जारी। 2 वर्ष का होगा आयोग का कार्यकाल। सीएम ने कहा, प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के कल्याण और विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिवृष्टि से निपटने के लिए हर जिले में माकूल इंतजाम करने के दिए निर्देश। कहा, वर्षा जनित बीमारियों से बचाव और उपचार की करें व्यवस्थाएं। कोविड के कारण विशेष सावधानी और सतर्कता रखा जाए। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर के स्वस्थ रहने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले में पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमला और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर ने आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए करेंगे देशवासियों से संवाद। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लोगों से सुझाव देने का किया था आग्रह। कोरोना स्थिति सहित समसामयिक विषयों पर रखेंगे प्रधानमंत्री अपने मन की बात। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में की विभागीय समीक्षा। कहा, पुलिस महकमे में शीघ्र ही 4200 से ज्यादा पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश।
सिवनी में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। कृषि, मनरेगा, पेयजल सहित गरीब कल्याण रोजगार योजना के जिले में क्रियान्वयन के संबंध में ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृह ग्राम में ही मिल सकेगा उन्हें रोजगार। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बकाया परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रद्द करने का किया है फैसला। 15 जुलाई तक आएगा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने किसी भी तरह की नियमित यात्री ट्रेन 12 अगस्त तक नहीं चलाने का लिया फैसला। रेलवे ने इस संबंध में एक सर्कुलर किया जारी। और भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है अच्छी बारिश। भोपाल में गुरुवार शाम को भी झमाझम बरसे बदरा। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। ये थी 5 मिनट में 15 मुख्य खबरें और अब देख लेते हैं अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 की स्थिति पर लेंगे 17वीं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अनलॉक के बीच सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का प्रयोग करने की अपील। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के शुभारंभ अवसर पर सरकार द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों की दी जानकारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल के जरिए अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की मिलेगी जिलावार और कार्यवार समग्र जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए करेंगे देशवासियों से संवाद। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लोगों से सुझाव देने का किया था आग्रह। कोरोना सहित समसामयिक विषयों पर रखेंगे पीएम अपने मन की बात। प्रदेश में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में मिले 203 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या हुई 12,798। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 546। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। और मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग के गठन के आदेश किए गए जारी। 2 वर्ष का होगा आयोग का कार्यकाल। सीएम ने कहा प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के कल्याण और विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध। तो बुलेटिन में अभी इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। जरूरत न होने पर घर के बाहर न जाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें डीडी मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।